डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार का प्लेन हुआ हादसाग्रस्त। हादसे में अजित पवार का निधन। विमान में अजित पवार समेत 5 लोग थे सवार। पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर जताया दुख। हादसे की जांच शुरू। बिहार के भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 48 नगर निकाय में चुनाव की तारीखों की घोषणा। 23 फरवरी 2026 को मतदान, 27 फरवरी को नतीजे होंगे घोषित। गाजीपुर में यूजीसी के नए नियम के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। लोगों ने कफन बांधकर जताया विरोध। दर्जनों लोग सिर और गले में कफन बांधकर पहुंचे शमशान घाट। सरकार के यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग की। जमशेदपुर से अपहृत युवा उद्यमी कैरव गांधी 13 दिन बाद सुरक्षित घर लौटा। अपहरणकर्ताओं ने रिहाई के लिए की थी 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग। पुलिस के दबाव के बाद अपहरणकर्ताओं ने रिहा किया। अपहरणकर्ता की तलाश जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर से, जहां एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई। अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया। अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करके जानकारी ली है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस से बात करके हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन एक दुखद विमान दुर्घटना में हो गया है, जिससे आज सुबह राजनीति और जनता दोनों को सदमा पहुंचाया है। बुधवार सुबह बारामती पुणे जिले के पास लैंडिंग के दौरान एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना की पुष्टि नागर विमानन महानिदेशालय और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने की है। हादसा तब हुआ जब उनका विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था और आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करते समय रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी 7 स्तंभ सवार अजित पवार, 2 क्रू मेंबर्स और 2 स्टाफ कोई भी बच नहीं सका और विमान दुर्घटना के बाद आग के गोले में परिवर्तित हो गया। घटनास्थल पर प्राप्त खबरों के अनुसार एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के निधन पर राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक गलियारों और उनके समर्थकों और आम जनता में गहरा शोक और भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई नेताओं ने उनके सेवाओं और योगदान को सराहा और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसी दौरान नांदेड़ जिले के कंधार लोहा विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर भी भावुक हो गए। चिखलीकर खबर सुनते ही अपने आंसू नहीं रोक सके और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते नजर आए। आसपास मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभालने की कोशिश की। महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था और एक शिष्टबद्ध नेता जो शिष्ट का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गंवाते हुए काम करने वाला ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था उसको आगे बरकरार रखने का काम भी आज ये हादसा मैं समझता हूँ कि पूरे पवार फैमिली को ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र को सदमा पहुंचा है। बड़ा दुख है और ये जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, ये कभी भर के नहीं निकलने वाला।
अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसी कड़ी में देवघर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जानकारी दी कि निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को तय खर्च सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का चयन कर लिया गया है और वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन भी किया जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि देवघर नगर निगम चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा। वहीं देवघर नगर निगम के लिए वज्र गृह एवं मतगणना केंद्र देवघर कॉलेज परिसर स्थित जिला राइफल शूटिंग सेंटर में बनाया गया, जहां मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आम मतदाताओं से निर्भीत होकर मतदान करने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। कोई भी एरिया या जो बूथ का जो क्षेत्र है वो कितना सेंसिटिव है, इसका जो नॉमेनक्लेचर है, अनलाइक जो हम लोग विधानसभा लोकसभा में यूज करते हैं क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, इसमें हम लोग सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव का यूज करते हैं, जो कि वहाँ पे आपसी लोगों का क्या मतभेद है या किसी प्रकार का अगर कोई कम्युनल टेंशन है, अगर पॉलिटिकल राइवलरी है, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही है पूर्व में, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स टुडे ऑनवर्ड्स इसमें गहनता के साथ लग जाएंगे, ताकि अकॉर्डिंगली हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। फोर्स मल्टीप्लायर्स में 2-3 चीजें आती हैं, जैसे कि CAPF का बल है या एडिशनल पुलिस बल है या हमारे CCTV कैमरास हम लोग लगाते हैं, वेबकास्टिंग जो होता है, जो पूर्व में भी हम लोगों ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है, या माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्रतिनियुक्त होते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों को ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। नामांकन की तारीख 29 जनवरी से 4 फरवरी तक रखी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब चास में सियासी हलचल तेज हो गई है। चास नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 130 है। वहीं पुरुष वोटर 83,106 और महिला वोटर 78,950 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 17 है। कुल वोटरों की बात करें तो 1,62,073 है। कुल वार्डों की संख्या 35 है। इनमें से 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 19 वार्ड अन्य वर्गों के लिए रखे गए हैं। चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगी हुई हैं। बैलेट पेपर के द्वारा वोट दिए जाएंगे। इस चुनाव में नोटा का भी प्रयोग होगा। निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तिथि रखी गई है और 23 फरवरी को मतदान होना है और मतों की गणना 27 फरवरी को होगी। इसको देखते हुए चास नगर निगम में भी यहाँ पे प्रत्याशियों की चहल पहल और गर्मजोशी देखी जा सकती है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करने में लगी हुई हैं। हालांकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुल जो मतदाताओं की संख्या है वो 1,62,000 करीब है और यहाँ 35 वार्ड है, जिसमें कि 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी के 19 वार्ड जो हैं अन्य वर्गों के लिए रखा गया है। पिछली बार जो यहाँ चुनाव हुआ था उसमें भोलू पासवान जो कि यहाँ से मेयर बने थे, उनको करीब 8,000 वोट आए थे। इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि कितने वोटों की संख्या चाहिए यहाँ के प्रत्याशियों को मेयर बनने के लिए। बोकारो से APN न्यूज के लिए चंदन सिंह। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और सख्त कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जा रही है। वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है।
धमकी की सूचना मिलते ही व्यवहार न्यायालय परिसर में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट परिसर पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। देखिए, हम लोगों को ऐसा कोई अभी लिखित रूप से किसी चीज़ के लिए कोई मतलब सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हम लोगों का एक ये था कि कोर्ट में जो है काफ़ी दिन से जो है सुरक्षा की ड्रिल जो है नहीं की गई थी, तो उसी को लेकर जो है डीसी जज साहब से आज बात हुई थी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग वहाँ पे एक विस्तृत रूप से जो है कोर्ट के हर परिसर का, हर रूम का, हर जो एरिया है उसका एक सैनिटाइजेशन पूरा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग हर तरीके की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए जो हमारा जो स्निफर डॉग वगैरह है, जो हमारे DSMD है, तो जो भी हमारे सुरक्षा के चेक करने के जो तंत्र हैं जो है सुरक्षा संबंधित, उसके माध्यम से हम लोग जो है संपूर्ण कोर्ट परिसर को, माननीय न्यायालय का जो परिसर है उससे एक तरफ से पूरा सर्च कर रहे हैं, रूम्स बाहर जो भी प्लेसेस हैं सबको, कि जिससे कि वो पूरा सैनिटाइज हो जाए और उसके बाद वहाँ पे रेगुलर जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, कार्य जो है प्रतिदिन का, वो आरंभ कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से जारी है। लंबे समय से चल रहे इस निर्माण कार्य के कारण इलाके के लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण के दौरान नाले का गंदा पानी आसपास के घरों में घुस जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई है। स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर उठा और उन्होंने विरोध जताया। इसकी जानकारी मिलते ही भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने पुल निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने का निर्देश दिया। मौके पर विधायक रोहित पांडे ने कहा कि भोलानाथ फ्लाईओवर के पूरा हो जाने से भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। जहां जयपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया और कार्यालय सचिव मुकेश पारिक ने कार्यकर्ता सुनवाई की। कार्यकर्ता सुनवाई के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश अनुसार प्रदेश कार्यालय में नियमित रूप से कार्यकर्ता सुनवाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता सुनवाई में लगभग 35 से 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यों को तीव्र गति और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा करना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के साथ साथ शिक्षा, पंचायती राज एवं अन्य विभागों से जुड़े प्रकरण भी सामने आए हैं। संबंधित विभागों के मामलों को उनके विभागीय मंत्रियों के पास भेजकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जयपुर जोन में रहने वाले इंडियन बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जोनल ऑफिस जयपुर द्वारा एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 65 सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों ने बैंक के चहुमुखी विकास के लिए अपने विचार साझा करते हुए इस समारोह में भाग लिया। उन्हें स्मृति चिन्ह और बैंक की डायरी, कैलेंडर भेंट किए गए। इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर जयपुर मिथिलेश कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर धोखाधड़ी जागरूकता पर एक प्रस्तुति भी दी। नागरिक अधिकार संस्था ने जयपुर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया। अध्यक्ष सुरेश सैनी ने बताया कि राजस्थान राजस्व बोर्ड के पूर्व सदस्य BK गुप्ता ने प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारियों, आम जनता और संस्था के पदाधिकारियों की मौजूदगी में झंडा फहराया, जिसमें जन जागरूकता और जन सहायता बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर डॉक्टर महावीर सैनी, एडवोकेट गणेश, ब्रजेश गुप्ता, दिनेश जैमन, BS किनिया, मोहन नायक, KL भाटी, बाबूलाल, संजय राजूलाल, दिनेश गोविंद आदि बड़ी संख्या में नागरिकों और बच्चों के साथ मौजूद थे।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गौमाता की महत्ता को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाली फीचर फिल्म गोदान जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का ट्रेलर आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय सदस्य अजीत महापात्र, फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सनातन संस्कृति में गाय को अत्यंत पूजनीय माना गया है और इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। उन्होंने कहा कि गाय का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज से 2500 वर्ष पहले यह जनपद जिनके नाम पर बना, राजकुमार सिद्धार्थ उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी, जो जीवन की वास्तविकता को जानने निकले। गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कन्नौज में आगामी 4 फरवरी को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की वास्तविक प्रस्तावित जनसभा को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ थीम पर होने वाली इस जनसभा की जानकारी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी सुनील चित्तौड़ ने दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से सभा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी परमिशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक भाईचारे के संदेश को लेकर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए पार्टी इसे हर हाल में सफल बनाना चाहती है। सुनील चित्तौड़ ने ये भी कहा कि 4 फरवरी को कस्बा क्षेत्र में विशाल जनसभा आयोजित होगी और सांसद चंद्रशेखर आजाद स्वयं पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी कानून को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय छात्र पंचायत से जुड़े छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि इस नए कानून से उच्च शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और छात्रों के हित को नुकसान पहुंच सकता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि यह केवल किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं बल्कि देश भर के छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया और निष्पक्ष समीक्षा की अपील की।
छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया पर भरोसा दिलाया है। यूजीसी एक्ट के विरोध में सैदपुर क्षेत्र के जौहरगंज स्थित शमशान घाट पर समाज सेवियों ने एक अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। समाज सेवी मनोज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग सिर और गले में कफन बांधकर शमशान घाट पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी एक्ट आम जनता और युवाओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। समाज सेवियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और अपने विरोध को गंभीरता से सामने रखा। इस दौरान समाज सेवी मनोज सिंह ने कहा कि जब तक सरकार यूजीसी एक्ट कानून को वापस नहीं लेती, तब तक इस तरह के शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 4 लोग मलबे के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया बाहर। सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में उपचार जारी है। आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भौनिया गांव में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा सीएसआर फंड के तहत लगाए गए एक पशु चिकित्सा शिविर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने शिविर में बांटी गई दवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि दवा वितरण के बाद कई घरेलू पशुओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक शिविर में पशुओं को मार्कोप्रिम और टेट्राबोलस टैबलेट दी गई थी। दवा खिलाने के कुछ ही समय बाद पशुओं में असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सही जांच और उचित मात्रा बनाए दवाएं दी गई हैं, जिसके चलते हालात बिगड़े। अब तक 3 पशुओं की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि कई पशु बीमार बताए जा रहे हैं और उनका इलाज स्थानीय पशु चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है। बहराइच में आरटीओ रोड स्थित शोएब स्नूकर पार्लर पर 2 दिवसीय स्किल बाल स्कूटर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 4 जिलों के 32 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 2 दिन चले इस टूर्नामेंट में बहराइच के ही जाहिद और हमजा फाइनल में पहुंचे, जहां सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हमजा ने जाहिद को हराकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद पीलीभीत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में अशोक कॉलोनी मैदान में मंगलवार को स्वच्छता जागरूकता पतंग उत्सव 2026 का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने स्कूली छात्र छात्राओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। रंग बिरंगी पतंगों पर लेके स्वच्छता संदेशों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस पतंगोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह एवं डीआईजी एसपी अभिषेक यादव ने पतंग उड़ाकर किया। अतिथियों ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के अक्षत शुक्ला ने प्रथम, कंपोजिट विद्यालय की छवि ने द्वितीय एवं बैनर पब्लिक स्कूल की आराध्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि बेनहर गुरुकुल विद्यालय को पुरुष विशेष पुरस्कार दिया गया। समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने कहा कि बच्चों की भागीदारी से स्वच्छता को लेकर स्थायी बदलाव संभव है और ऐसे आयोजनों आगे भी होते रहेंगे। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।